बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो आज का सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर 12 के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैप्टर के अंदर गोल ये है कि हमें पढ़ना है कि कैसे जो तीन मेन डिवीजन है जीआईटी की ट्रैक्ट की वो कैसे ओरिजिनेट होती हैं और इनके अंदर इनके साथ जो एसोसिएटेड आर्गन्स है वो कैसे डेवलप होते हैं। इसके अलावा हम इसकी जो गट सिस्टम की फोल्डिंग है, फोल्डिंग के बाद रोटेशन और डिफरेंट जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसकी जो रोटेशन है जो उसका रिलेशन है रोटेशन का, फोल्डिंग का, डिफरेंट जीआईटी ट्रैक्ट के एसोसिएटेड आर्गन्स का, डिफरेंट पार्ट्स का, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जीआईटी ट्रैक्ट की कॉमन अबनॉर्मैलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहले ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग, जब एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो रही होती है तो जो प्रिमिटिव हमारे पास गट ट्यूब है, प्रिमिटिव गट ट्यूब बेसिकली एक एंडोडर्म होती है जिसको स्प्लैंक्निक मेसोडर्म कवर कर रही होती है। अंडर एंडोडर्म है इन साइड पे और बाहर जो है ना एक स्प्लैंक्निक जो मेसोडर्म है दोनों साइड पे इसको कवर कर रही होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम प्रिमिटिव गट ट्यूब कहते हैं। तो जब एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हो रही होती है उस वक्त जो प्रिमिटिव गट ट्यूब है वो यॉर्क सैक से डेवलप होती है चौथे वीक के अंदर। तो चौथे वीक के अंदर यॉर्क सैक से प्रिमिटिव गट ट्यूब जो है वो ओरिजिनेट होती है। प्रिमिटिव गट ट्यूब होती क्या है कि दरमियान में हमारे पास एंडोडर्म होगा और उसके अराउंड में हमारे पास स्प्लैंक्निक मेसोडर्म उसको कवर कर रही होती है। तो ये जो प्रिमिटिव गट ट्यूब है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम दी ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन क्रेनियल एंड पे टू दी क्लोइकल मेम्ब्रेन काउडली। होता ये है कि ये हमारे पास जो है ना एक स्ट्रक्चर बनती है ऐसी हमारे पास जो है ना वो एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें दो एंड है, एक हमारे पास क्रेनियल एंड है, दूसरा हमारे पास कॉर्डल एंड है। ये जो हमारे पास क्रेनियल एंड है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगी, इसको हम ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये कॉर्डल एंड पे भी एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम जो है ना वो क्लोइकल मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ पे एक्टोडर्म और जो हमारे पास एंडोडर्म है वो आपस में फ्यूज़ होती हैं और इस रीजन के ऊपर भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में फ्यूज़ होती हैं। और ये वाला जो क्रेनियल एंड पे रीजन है ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन वाला ये बेसिकली माउथ बनाता है, और जो कॉर्डल एंड पे हमारे पास क्लोइकल मेम्ब्रेन वाला रीजन है वो बेसिकली एनस बनाता है। अब होता ये है कि ये जो गट ट्यूब है, प्रिमिटिव गट ट्यूब है, ये बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला जो है वो हमारे पास फोर गट है, दूसरा जो है वो हमारे पास मिड गट है, तीसरा जो है वो हमारे पास हाइंड गट है। तो ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर जो है ना वो फर्दर बन जाती हैं अकॉर्डिंग टू रीजन्स। जो एपिथेलियल लाइनिंग है और जो ग्लैंड्स हैं प्राइमोर्डियल गट ट्यूब के वो ओरिजिनेट होते हैं एंडोडर्म के, क्योंकि सबसे अंदर हमारे पास एंडोडर्म है। तो जो हमारे पास एपिथेलियम है और एपिथेलियम के अलावा जो गट के अंदर सारे ग्लैंड्स हैं उनकी जो ओरिजिन है बेसिकली वो एंडोडर्म से। The surrounding muscles and the serous cord originate from the splanchnic mesoderm। और जो इसके अराउंड जो मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर के अलावा जो हमारे पास थर्ड सिरोजा है, सिरोजा वो बेसिकली स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गई एम्ब्रियो की। ये 5th वीक का एम्ब्रियो है और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना हमें दिखाया गया है ये येलो कलर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यॉर्क सैक का स्टॉक है, ये दरमियान में हमारे पास जो है ना प्रिमिटिव गट ट्यूब है। प्रिमिटिव गट ट्यूब का जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है ये हमारे पास फ्रिंजियल पाउचेस हैं, और उसके अलावा इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो हमारे पास ईसोफेगस होगी स्टार्ट में। उसके बाद ये वाला जो हमारा इतना पार्ट होगा इससे ऊपर वाला ये हमारे पास फोर गट होगा, और उसके बाद ये वाला गार्ड जो है ये हमारे पास मिड गट, और ये नीचे हमारे पास जो है ना वो हाइंड गट होगा। तो फोर गट है, फोर गट के बाद हमारे पास जो है ना वो मिड गट के बाद हाइंड गट। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम बनेगा प्रिमिटिव गट ट्यूब से, और बैक साइड पे इसकी डायलेशन की वजह से स्टोमिक बनेगा, और इसके अलावा हमारे पास पेंक्रियाटिक डायवर्टिकुलम और जो हमारे पास हिपैटिक डायवर्टिकुलम से लीवर और पेंक्रियाटिक से पेंक्रियाज। इसके अलावा फर्दर जो है ना वो इंटेस्टिनल लूप्स आएंगे, और उसके बाद जो है ना वो फर्दर हमारी जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो नीचे हमारे पास क्लोइकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आके जो है ना वो ओपनिंग होती है प्रिमिटिव गट ट्यूब की, यहाँ से फर्दर एनस स्टार्ट होता है, और ये साथ ही हमारे पास जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी हमारे पास जो है ना डायलेशंस होंगी।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोरगार्ड को। फोरगार्ड जो है ना ये स्टार्ट होता है फेरिंक्स से और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पे जाके एंड हो जाता है यहाँ जहाँ पे बिली डक्ट जो है ना वो ओपन हो रही होती है। तो फेरिंक्स से स्टार्ट होके ये ड्यूडिनम के जो सेकंड पार्ट है वहाँ तक आएगा और इस रीजन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास। तो फेरिंक्स के बाद फेरिंक्स की जो फर्दर कंटिन्यूएशन है वो प्रिमिटिव गट ट्यूब के अंदर वो हमारे पास होगी एसोफेगस। तो एसोफेगस जो है ये कॉर्डल एंड जो होता है फेरिंक्स का वहाँ से स्टार्ट होती है और ट्रैकियो इसोफिजियल जो सेप्टम है वो पार्टीशन करता है proximal foreguard को into the respiratory primordium ventrally and the short tube esophagus dorsally। होता ये है कि बेसिकली स्टार्ट में हमारे पास एक ही जो है ना वो प्रिमिटिव गट ट्यूब होती है। जब फर्दर हमारे पास डेवलपमेंट होती है तो इस गट ट्यूब को एक जो ट्रैकियो इसोफिजियल सेप्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो एंटीरियरली पार्ट प्रेजेंट होगा वो हमारे पास होगा ट्रैकिया और जो पोस्टीरियरली एक ट्यूब होगी वो हमारे पास एसोफेगस होगी। तो दरमियान में इनके दरमियान में एक सेप्टम होगा जिसको हम ट्रैकियो इसोफिजियल सेप्टम कहते हैं। इसकी अबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से इसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान एक कनेक्शन रह जाते हैं जिनको हम डिफरेंट कंडीशंस में फिस्टूलास वगैरह ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टूला कहते हैं। इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो डॉर्सली हमारे पास बैक साइड पे इसोफेगस होगी और वेंट्रल एंटीरियर साइड पे हमारे पास जो है ना रेस्पिरेटरी प्राइमोडियम होगा जो कि फर्दर ट्रैकिया में कन्वर्ट होगा लंग्स के अंदर, लंग्स का पार्ट होगा, फर्दर कंटिन्यू करेगा एज ए लंग। और रैपिड इलांगेशन होगी एसोफेगस की ड्यू टू दी डिसेंट ऑफ द हार्ट, लंग्स और डायफ्राम जब नीचे की तरफ डिसेंड करेंगे तो जो हमारे पास एसोफेगस है पोस्टीरियर साइड पे वो उसकी रैपिड इलांगेशन होगी। जो हमारे पास एसोफेगस है अगर हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करें एनाटॉमिकली भी और एम्ब्रियोलॉजिकली इसी तरह हिस्टोलॉजिकली भी डिवाइड होती है। तो जो हमारे पास 2/3 पार्ट अपर 2/3 पार्ट है यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं और जो लोअर 1/3 पार्ट है यहाँ पे मसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स होंगे। इसके अलावा कुछ जो एसोफेगस का पार्ट है वो इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट है जो कि डायफ्राम से नीचे होता है। ये हमारे पास डायफ्राम टू डायफ्राम से नीचे वाला ये जो पार्ट होगा यहाँ पे जो एसोफेगस का पोर्शन है उसकी ब्लड सप्लाई सीलियक ट्रंक के जरिए होती है और ऊपर वाले जो दो रीजन 2/3 और 1/3 का रीजन है यहाँ पे जो आर्टीरियल सप्लाई है वो डिफरेंट है। तो उसके बाद हमारे पास आती हैं अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस की जो अबनॉर्मेलिटीज़ में सबसे पहले आता है एसोफिजियल एट्रीजिया। एट्रीजिया is a blind or closed ended esophageal tube caused by defect in the tracheoesophageal septum। जो हमारे पास प्रिमिटिव गट ट्यूब के अंदर एक सेप्टम बनना था, ये जो सेप्टम है इसके अंदर जो है ना वो अब नॉर्मल डिफेक्ट आ जाएगा। होगा ये कि जो हमारे पास एसोफेगस हो गया इसका जो लोअर हैंड है वो स्टोमिक के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा और वो टोटली ब्लाइंड होगा। और इन द मोर देन 85% ऑफ द सिचुएशन इसोफिजियल एट्रीजिया इज अकम्पेन्ड बाय द ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टूला। यानी कि मोर देन 85% जो हमारे पास इसोफिजियल एट्रीजिया के पेशेंट प्रेजेंट करेंगे उनमें मोस्टली जो इसोफिजियल एट्रीजिया के पेशेंट प्रेजेंट करेंगे हमारे पास उनमें 85% के अंदर इसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होती है। उस अबनॉर्मल कनेक्शन को हम ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टूला कहते हैं। To clarify in general, fistula is a connection between the two epithelial lining। दो एपिथेलियल लाइनिंग के दरमियान जो आपस में कनेक्शन होगा उसको हम फिस्टूला कहते हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग है एसोफेगस की और दूसरी है हमारे पास ट्रैकिया की। इन दोनों के दरमियान एक अबनॉर्मल कनेक्शन रह जाएगा और साथ में इसोफिजियल एट्रीजिया होगा। तो इस कंडीशन को हम जो है ना वो ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टूला विद इसोफिजियल एट्रीजिया कहेंगे। उससे होगा ये जो इसोफिजियल एट्रीजिया है वो प्रेजेंट करता है प्रिवेंट्स द पासिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड टू द इंटेस्टाइन। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमारे पास एसोफेगस से होता हुआ स्टोमिक के अंदर जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जा रहा। उसकी प्रिवेंशन होने की वजह से एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एमनियोटिक कैविटी के अंदर और उस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रामिनोसिस कहेंगे। तो यूजुअली पायलोरिक स्टेनोसिस एसोफिजियल एट्रीजिया की वजह से जो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड है वो स्टोमिक कैविटी के अंदर नहीं जाएगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी वजह से पॉलीहाइड्रामिनोसिस जो है ना वो डेवलप हो जाएगी।
नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आती है वो हमारे पास इसोफिजियल स्टेनोसिस है और इसोफिजियल नैरोइंग, और यूजुअली जो डिस्टल 1/3 है उसकी नैरोइंग हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड कंडीशन आएगी एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ एसोफेगस के अंदर, वो कंजेनिटल और इसोफिजियल हियाटल हर्निया है, और ये इसमें जो एसोफेगस होती है वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट एसोफेगस के होने की वजह से पार्ट ऑफ द स्टोमक इज पुल्ड अप थ्रू द इसोफिजियल हियाटस ऑफ द डायफ्राम और रीच द थोरैक्स। होता ये है कि ये हमारे पास डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे जो है ना ऊपर से नीचे हमारे पास एसोफेगस आ रही है, और फर्दर जो है वो कंटिन्यूएशन होने की वजह से हमारे पास स्टोमक बनता है। अब होता ये है कि सम कंडीशन की वजह से जो हमारे पास एसोफेगस है इसका जो साइज़ है वो यूजुअली छोटा रह जाता है। साइज़ छोटा होने की वजह से जो एसोफेगस, तो यहाँ पे जो डायफ्राम के अंदर ओपनिंग प्रेजेंट है, डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग प्रेजेंट है हमारे पास, जिसके थ्रू जो एसोफेगस है वो एब्डोमेन के अंदर एंटर होती है, वो ओपनिंग जो है वो डायलेट हो जाएगी और स्टोमक जो है वो उस ओपनिंग से जो है ना वो ऊपर मूव कर जाएगा। स्टोमक जो है वो उस ओपनिंग के थ्रू जो है ना वो थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बेसिकली इसोफिजियल हियाटल हर्निया कहते हैं या कंजेनिटल इसोफिजियल हर्निया कहते हैं। तो पार्ट ऑफ द स्टोमक इज पुल्ड अप थ्रू द इसोफिजियल हियाटस ऑफ द डायफ्राम और रीचिंग द थोरैक्स, वो थोरैक्स में पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास इसोफिजियल एट्रीजिया विद ट्रैकियोइसोफिजियल फिस्टुला मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है इस कंडीशन के अंदर, उसकी यहाँ पे पिक्चर है। ये आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास है प्रॉक्सिमल ब्लाइंड एंडेड इसोफेगस, और साथ में जो है वो ट्रैकियो, ये हमारे पास एंटीरियर साइड पे ट्रैकिया है, और ये दरमियान में हमारे पास ट्रैकिया यहाँ पे बाइफरकेट हो रहा है। बाइफरकेशन की जहाँ पे करीना होगा वहाँ पे ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टुला, यानी कि एबनॉर्मल कनेक्शन डिस्टल पार्ट ऑफ द इसोफेगस का ट्रैकिया के साथ। अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आ सकती हैं जो कि हम फर्दर जो है ना वो पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, जो कंजेनिटल पैथोलॉजी है। उन कंडीशन में हो ये सकता है कि या तो कम्युनिकेशन होगा प्रॉक्सिमल एंड का ट्रैकिया के साथ और साथ साथ कम्युनिकेशन होगा डिस्टल एंड का ट्रैकिया के साथ, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो प्रॉक्सिमल एंड का होगा और डिस्टल एंड का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि ये एसोफेगस जो है ना वो डायरेक्ट प्रेजेंट है और इन दोनों के दरमियान आपस में फिस्टुला। और वेरिएशन के बाद जो हमारे पास अब नॉर्मेलिटी थी एसोफेगस के बाद, उसके बाद हमारे पास आता है स्टोमक, यानी कि सबसे पहले हमारे पास फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो रही है वह स्टोमक, जो कि प्रिमिटिव गट ट्यूब से होनी है। अब होता यह है कि जो हमारे पास प्रिमिटिव गट ट्यूब है, जो डिस्टल फोर गट है, उसके अंदर एक फ्यूसीफॉर्म शेप की स्लाइड सी डायलेशन होती है, यानी कि लोअर एंड ऑफ जो फोर गट का जो लोअर एंड है वहाँ पे एक फ्यूसीफॉर्म शेप्ड जो है ना वो डायलेशन होती है। ये हमारे पास एसोफेगस आई, एसोफेगस की जो है ना वो बाद जो है ना एक फ्यूसीफॉर्म शेप डायलेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। यहाँ से ये जो पार्ट है इसका डिस्टल फोर गट का वो डायलेट होना शुरू हो गया, और ड्यूरिंग द वीक 4, ये वीक 4 के अंदर होता है, और ये प्रिमिटिव स्टोमक यूजुअली बन जाता है। ये प्रिमिटिव स्टोमक होगा जो हमारे पास एक स्लाइड सी डायलेशन है फ्यूसीफॉर्म। जो डॉर्सल बॉर्डर है प्रिमिटिव स्टोमक का वो ग्रोस फास्टर देन द वेंट्रल बॉर्डर, इसका जो डॉर्सल बॉर्डर है वो फास्टर ग्रो करेगा और जो वेंट्रल बॉर्डर है वो स्लोली ग्रो करेगा, और जो डॉर्सल बॉर्डर है वो जल्दी ग्रो करेगा इसलिए वो ग्रेटर और कर्वेचर बना देगा, और जो हमारे पास वेंट्रल इसका बॉर्डर है वो स्लोली ग्रो करेगा, वो लेसर कर्वेचर बना देगा। और उसके बाद होता यह है कि जो ग्रेटर कर्वेचर है वो कनेक्ट होता है पोस्टीरियर वाल ऑफ एब्डोमेन के साथ, और जो लेसर कर्वेचर है वो कनेक्ट होता है विद द एंटीरियर बॉडी वाल के साथ। तो ग्रेटर कर्वेचर जो है इज कनेक्टेड विद द पोस्टीरियर, और जो लेसर कर्वेचर है वो कनेक्टेड विद द एंटीरियर बॉडी वाल। अब ग्रेटर कर्वेचर को पोस्टीरियर बॉडी वाल एब्डोमिनल वाल के साथ कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसका हम डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम कहते हैं, जो कि फ्यूचर में गैस्ट्रिक मोमेंटम बना देगा। उसके बाद जो लेसर कर्वेचर है उसको अटैच करती है एंटीरियर बॉडी वाल के साथ दी वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, मीजोगैस्ट्रियम जो है वो फर्दर फ्यूचर के अंदर जो है ना वो लेसर मोमेंटम बन जाएगी। नेक्स्ट भी आता है हमारे पास ओमेंटल बुर्सा, जो कि एक लेसर पेरिटोनियल सैक है, एक स्मॉल इरेगुलर स्पेस होती है स्टोमक के पीछे, और जो कि क्लोज होती है विद दी 2 लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम की 2 लेयर्स जो है ना इसको इनक्लोज करती हैं, और इसका जो है ना वो
तो जो हमारे पास लेसर पेरिटोनियल सैक या ओमेंटल बुर्सा जो है ये ग्रेटर ओमेंटम के थ्रू जो है वो विद द हेल्प ऑफ एपिप्लोइक फोरामिना ऑफ विंस्लो और ओमेंटल फोरामिना के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोफ्रेनिक, गैस्ट्रोस्प्लैंक्निक और रीनल लिगामेंट्स आर डिराइव फ्रॉम द डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। तो डॉर्सल जो मीजोगैस्ट्रियम है जो कि ग्रेटर कर्वेचर को कनेक्ट कर रही है पोस्टीरियर बॉडी वाल के साथ, वो भी डिफरेंट वहाँ से जो 3 डिफरेंट जो लिगामेंट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। उनमें हमारे पास गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है और इसके अलावा रीनल लिगामेंट्स जो है ना वो बेसिकली डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये रही हमारे पास स्लाइड सी डायलेशन जो कि डिस्टल फोरगार्ड के अंदर होती है। अब वो जो डायलेशन है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो है ना वो कंडीशंस के अंदर डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स के ज़रिए जो स्टोमिक है या प्रिमिटिव जो स्टोमिक है वो रोटेट करता है। जो स्टोमिक है वो 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन लेता है अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फोरगार्ड है, फोरगार्ड जो है ना उसका डिस्टल एंड डायलेट हुआ और यहाँ पे फ्यूसिफॉर्म इसकी डायलेशन बन गई। अब ये जो फ्यूसिफॉर्म डायलेशन है इसने क्लॉकवाइज इस तरह जो है ना आप अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड इसने जो है ना वो 90 डिग्री की लोकेशन ली, यानी कि ये वाली जो जगह है ये बैक साइड पे उधर आ जाएगी और ये जो जगह है ये फ्रंट पे आ जाएगी। और ये जगह अब ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रिमिटिव गट ट्यूब है, ये हमारे पास जो है ना वो डॉर्सल पार्ट है इसका और ये डॉर्सल पार्ट है, ये हमारे पास वेंट्रल पार्ट है। अब डॉर्सल पार्ट जो है वो फास्टर ग्रो करता है और वेंट्रल पार्ट स्लोली ग्रो करता है। होगा ये कि जो डॉर्सल पार्ट है वो क्विकली ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद इसकी रोटेशन होगी। रोटेशन जो है वो बेसिकली 90 डिग्री होती है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री हो रही है। इसमें जो डॉर्सल बॉर्डर है वो 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो है ना वो आ जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है, ये डॉर्सल साइड है, ये हमारे पास वेंट्रल साइड है। अब जो हमारे पास वेंट्रल साइड है वो राइट साइड पे मूव करेगी और जो हमारे पास डॉर्सल साइड है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगी और जो लेफ्ट साइड है वो हमारी वेंट्रल हो जाएगी और जो राइट साइड है वो हमारी डॉर्सल हो जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन है ये एट द एंड हमें अचीव हो जाएगी। ये वाली जो कंडीशन है ये एट द एंड 90 डिग्री रोटेशन के बाद स्टोमिक की ये वाली जो पोजीशन है वो हो जाएगी। इसमें जो हमारे पास इनिशियली राइट साइड थी वो डॉर्सल साइड की तरफ हो जाएगी, जो डॉर्सल थी वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और जो हमारे पास वेंट्रल थी वो हमारी राइट पे आ गई और जो हमारे फ्रंट पे आई वो बेसिकली हमारे पास लेफ्ट साइड थी इनिशियल फेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास वेंट्रल सरफेस होगी, एंटीरियर साइड के ऊपर हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट साइड स्टार्ट वाली होगी। तो ये फाइनल पोजीशन जो है वो एट द एंड ऑफ द रोटेशन जो है ना वो स्टोमिक को अचीव हो जाती है, यानी कि इसका जो ग्रेटर कर्वेचर है वो हमारी लेफ्ट साइड पे होगा और जो लेसर कर्वेचर है वो हमारी। तो यही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टोमिक है वो 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन में जाता है। क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस which is responsible for the final position of the stomach in adult। और anatomical जो position हमारे पास आती है आफ्टर दिस रोटेशन, ओरिजिनल जो हमारे पास लेफ्ट साइड थी वो ऑफ द स्टोमिक जो स्टार्ट में ओरिजिनली जो लेफ्ट साइड थी वो एंटीरियर साइड पे हमारे आ गई और जो राइट साइड थी वो पोस्टीरियर सरफेस की तरफ चली गई और जो लेफ्ट और राइट जो वैगस नर्व्स हैं वो इनर्वेट करती हैं एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अडल्ट स्टोमिक रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक है वो एंटीरियर साइड पे मूव हुआ और लेफ्ट वैगस ने हमारी एंटीरियर स्टोमिक की वॉल को जो है ना वो इनर्वेट किया और राइट वैगस ने हमारी पोस्टीरियर वॉल को इनर्वेट किया। उसके बाद हमारे पास कुछ कंजेनिटल एनोमैलीज आती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द स्टोमिक। तो स्टोमिक बेसिकली हमारे पास इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पैथोलॉजी एनोमैलीज को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एसोफेगस के बाद हमारे पास ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर, उसके बाद हमारे पास लेसर कर्वेचर आएगा, लेसर कर्वेचर के यहाँ पे एंड पे हमारे पास पाइलोरस आएगा, पाइलोरस के बाद हमारे पास पाइलोरस कैनाल आएगी और सबसे पहले जो कंडीशन आएगी वो पाइलोरिक स्टेनोसिस है
होता ये है कि जो हमारे पास पाइलोरस है इसकी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है, अबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द कॉडल स्फिंक्टर, जो इसका कॉडल स्फिंक्टर होता है उसकी अबनॉर्मल थिकनिंग आती है, स्टोमिक के जो पाइलोरस पार्ट के ऊपर एक स्फिंक्टर होता है उसकी अबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है, उसकी वजह से स्फीयर स्टीनोसिस हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है फूड की पैसेज की, और इन्फेंट जो है वो वॉमिट करता है और एक्सपेल्स द स्टोमिक के कंटेंट को बाहर निकाल देता है आफ्टर फीडिंग। दिस एनोमैली इज ट्रीटेड विद सर्जिकल एक्सिजन ऑफ द थिकन्ड स्फिंक्टर। जो हमारे पास थिकन्ड स्फिंक्टर है उसकी सर्जिकल जो है ना वो एक्सीजन के ज़रिए हम उसको डायलेट कर देते हैं और उसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो थोरेसिक स्टोमिक आएगा ड्यू टू नॉर्मल शॉर्ट एसोफेगस। उसकी वजह से जो हमारे एसोफेगस है वो डायफ्राम से ऊपर ही जो है ना एंड हो जाएगी और स्टोमिक जो है वो फिर डायफ्राम से हर्निएट करके ऊपर थॉरैक्स में चला जाएगा। नेक्स्ट आवर-ग्लास स्टोमिक है, इसमें लोकल कंस्ट्रिक्शन आती है इन द मिडल ऑफ द स्टोमिक डिवाइडिंग इनटू टू पोर्शन। ये हमारे पास स्टोमिक है तो स्टोमिक के दरमियान में कंस्ट्रिक्शन आएगी, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस कंडीशन को हम आवर-ग्लास स्टोमिक कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ द स्टोमिक टू द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट साइड। तो साइटस इन्वर्सस ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें स्टोमिक की जो लोकेशन है वो ऑपोजिट हो जाती है, यानी कि जो हमारे पास लेसर कर्वेचर था जो कि राइट साइड पे नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और जो ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट साइड पे था वो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा। तो स्टोमिक की उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फोरगट। टर्मिनल पार्ट जो फोरगट है हमारे पास उसका जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ से फोरगट ड्यूडेनम ओरिजिनेट होता है और जो टर्मिनल पार्ट है ड्यूडेनम का वो बनाएगा फोरगट का जो टर्मिनल पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम बनाएगा और इसको जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो हमारे पास सीलियक ट्रंक है। जो हमारे पास स्टोमिक है इसकी जो मेन ब्लड सप्लाई है वो सीलियक ट्रंक के ज़रिए है। उसके बाद जो सिफेलिक पार्ट है मिड गट का वो बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बनाएगा और उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। अब हमारे पास जो ड्यूडेनम है उसके दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास अपर पार्ट है, एक हमारे पास लोअर पार्ट है। अपर पार्ट जो है ना वो फोरगट से बनता है और जो लोअर पार्ट है वो हमारे पास मिड गट से बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है इट्स वर्थी टू नोट दैट जंक्शन बिटवीन द फोरगट एंड द मिड गट इज एट द एम्पूल ऑफ वाटर। एम्पूल ऑफ जो वाटर है वहाँ पे जहाँ पे जो हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट और बिलियरी डक्ट आपस में मिलके ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती हैं, वहाँ पे जो हमारे पास मिड गट है वो फोरगट के साथ मिलता है। व्हेन द रोटेशन ऑफ द स्टोमिक टेक प्लेस, जब स्टोमिक की रोटेशन हो रही होती है सी शेप्ड ड्यूडेनल लूप रोटेट टू द राइट, तो सी शेप्ड एक ड्यूडेनल लूप बन जाता है, वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा और वो रेट्रोपेरिटोनियल हो जाएगा। इसके अलावा जो ल्यूमिन है ऑफ द ड्यूडेनम बिकम्स प्रोग्रेसिवली ऑब्लिटरेटेड, वो प्रोग्रेसिवली ऑब्लिटरेट हो जाएगा एंड आर नॉर्मली रीकैनलाइज्ड बाय द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जब एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड हो जाएगा उस वक्त ये ओपन हो जाएगा, स्टार्ट में ही वो प्रोग्रेसिवली ऑब्लिटरेट हो जाएगा और ड्यूडेनम का जो ल्यूमिन है वो टोटली क्लोज हो जाएगा। जब एम्ब्रियोनिक पीरियड 8वें वीक के बाद एंड होगा तो उस वक्त ये जो हमारे पास ड्यूडेनम का सारा ल्यूमिन था ये रीकैनलाइज। अब जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक पीरियड का जो लास्ट फेज़ है उसके अंदर जो ड्यूडेनम है उसकी रीकैनलाइजेशन हो रही है। अगर वो इनकम्प्लीट रीकैनलाइजेशन होगी तो उसकी वजह से जो ल्यूमिन है वो पार्शली अक्लूड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और नर्विंग की वजह से एक कंडीशन आएगी जिसको हम ड्यूडेनल स्टेनोसिस कहते हैं। और अगर वो कम्प्लीटली जो है ना वो उसकी कैनलाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगी तो उसको हम ड्यूडेनल एट्रीजिया कहेंगे। इसको इस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास ड्यूडेनम का ल्यूमिन है, यूजुअली ये जो है ना ये फिल्ड होता है विद दी हमारे पास जो डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज या डिफरेंट को टिश्यूज़ होते हैं ड्यूडेनम के, उसकी वजह से ये टोटली क्लोज होता है, इसका ल्यूमिन टोटली क्लोज होता है। लेकिन होता ये है कि जब एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड होता है तो ये टोटली रीकैनलाइज हो जाता है और ये ओपन हो जाता है, इसके अंदर पैसेज हो जाता है। सम टाइम ये कम्प्लीटली ओपन हो जाता है और सम टाइम ये जो ना ये अब नॉर्मली ओपन होता है, पार्शली ओपन होता है। अगर ये पार्शली ओपन होगा तो उस कंडीशन को हम ड्यूडेनल जो है ना वो स्टेनोसिस कहेंगे। अगर ये कम्प्लीटली क्लोज होगा और बिल्कुल ओपन नहीं होगा, यहाँ पे कोई कैनाल नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि हमारे पास ड्यूडेनल एट्रीजिया है और उसमें कंप्लीट अक्लूजन होती है और इसमें ल्यूमिन जो है वो एब्सेंट होता है, जो कि